आप सभी का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आप अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति को सीखेंगे, जबकि इसके पहले आप अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है उसे आप सीख चुके हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था और उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है, ये उस डेरिवेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में आ चुका है। अनसॉल्व्ड पेपर जब आप लोग हल करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये डेरिवेशन कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे और तभी आप इस डेरिवेशन को समझ पाएंगे। आप शुरुआत करें और वीडियो को छोड़ दें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको नंबर लेना है तो फिर इनको आपको समझना ही पड़ेगा। इनसे भागने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको अनुगमन वेग के बारे में बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देखें, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे रिपीट करते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। ये एक चालक तार है और हम लोग जानते हैं कि जो चालक तार होते हैं वो धातुओं के होते हैं और इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भारी संख्या में होते हैं। और जब इस चालक तार का संबंध हम किसी बैटरी से कर देते हैं या ऐसा कहते हैं किसी सेल से कर देते हैं, तो ये जो सेल होता है इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर देता है और इससे इस चालक तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न हो जाता है और यही वैद्युत क्षेत्र इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल आरोपित कर देता है। चूँकि वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगाता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आरोपित करता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है तो बल इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस डायरेक्शन पे आरोपित होगा, ऐसे बल लगेगा और ये गति करना शुरू कर देते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस औसत वेग से अनुगमन करते हैं इन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ये अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिधर अब चालक तार का ये सिरा सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा है तो ये निगेटिव रहेगा और ये धन टर्मिनल से जुड़ा है तो इधर क्या रहेगा, धन रहेगा। जिधर निगेटिव होता है वो होता है निम्न विभव, इसे हम कहते हैं निम्न विभव, और जिधर प्लस होता है ये होता है उच्च विभव। तो आप फिगर को देख सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन पे चल रहा है, यानी उच्च विभव की तरफ जा रहा है। निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलता है। तो ये भी डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस औसत वेग से अनुगमन करता है वो कहलाता है अनुगमन वेग। और हमें ओम का नियम भी सीख लेना चाहिए। ओम नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब होता है उसका ताप ना बदला जाए, उसकी लंबाई ना बदली जाए, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ना बदला जाए, अगर इस प्रकार से कई परिवर्तन ना किए जाए, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो फिर चालक तार के सिरों पर जो हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो इससे क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और उस चालक तार में धारा बहने लगती है। तो जब उस चालक तार में धारा बहेगी तो उस धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम लोग चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से V/I हमें R प्राप्त हो जाता है और ये कहलाता है ओम का नियम। तो हमें अनुगमन वेग के आधार पर इस ओम के नियम को प्राप्त करके दिखाना है। तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है।
आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप भागिए नहीं, क्योंकि आपको पेपर देना ही देना है और नंबर अगर अच्छे आपको प्राप्त करने हैं तो डेरिवेशन सरल भी होंगे, कठिन भी होंगे। सरल हमको आसानी से समझ में आ जाते हैं, कठिन में हमें बस मेहनत करनी होती है और पढ़ना तो कठिन ही होता है। सरल तो हम लोग वैसे भी बहुत जल्दी या कहें कि कम समय में ही टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों में आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक चालक तार है और इस चालक तार की जो लंबाई है वो स्मॉल l है। चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A मानते हैं, यह अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। और इस चालक तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, हम ये मानते हैं कि इनका जो अनुगमन वेग है वो vd रहेगा। चालक तार के सिरों पर विभवांतर को स्थापित करने के लिए एक हम यहाँ पे सेल लगा लेते हैं। चालक तार के सिरों को सेल से जोड़ देते हैं। ये सेल का ऋण टर्मिनल है और ये सेल का धन टर्मिनल है। तो ये जो सेल है इस चालक तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चूँकि इधर का जो सिरा है वो धनात्मक है और इधर सेल ऋण टर्मिनल है, तो ये इधर ऋणात्मक रहेगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल आरोपित करेगा विपरीत दिशा में, इसलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उस बल की वजह से गति करेंगे। और ये मानते हैं कि माना इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो vd है, या ऐसा कह लें कि अनुगमन वेग vd से गति करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो सेल की वजह से, या ऐसा कहें कि सेल के विभवांतर की वजह से जो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, पहले हम उसको निकालते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट निगेटिव है तो इसके बीच में अगर दूरी d है और विभवांतर अगर v है तो वैद्युत क्षेत्र E = V/d फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर ये सिरा और ये सिरा, ये दो सिरे हैं। इन दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे l है, वो d नहीं है। यानी d का काम यहाँ पे l करेगा और विभवांतर कितना है, v है। तो जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा वो E = V/d नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिरों के जो बीच की दूरी है वो l, चालक तार की लंबाई है l, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन यही वैद्युत क्षेत्र इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल आरोपित कर देगा। तो एक वैद्युत क्षेत्र जब किसी आवेशित कण पर बल आरोपित करता है तो उसका सूत्र होता है F = Q और E होता है। तो यहाँ पे हम Q का इस्तेमाल ना करके, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका आवेश स्मॉल e होता है, Q नहीं लिखते हैं, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, F = स्मॉल e कैपिटल E। फार्मूला F = QE, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E होता है, इसलिए इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमें इतना बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बल की वजह से गति करना प्रारंभ करेंगे तो गति आने से, यानी कि उनमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जो भी वस्तुएं गति करती हैं उनमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। हमें इस त्वरण को निकाल लेना चाहिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F = ma, ये आपको आता होगा। यहाँ से हम त्वरण ज्ञात करेंगे तो A = F/m, क्योंकि F = ma, तो A की वैल्यू निकालेंगे तो m चलाएगा F के नीचे और A = कितना आ जाएगा, F/m। लेकिन सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो ये कैपिटल E की वैल्यू हमने निकाली थी, इस कैपिटल E की वैल्यू को इस जगह पे यहाँ रख लेते हैं। तो आ कितना जाएगा फिर, स्मॉल e, कैपिटल E की वैल्यू V/L है, यहाँ पे V/L। तो ये हो गई F की वैल्यू, और इस F की वैल्यू को हम इस जगह
यहाँ पे रखते हैं। तो त्वरण A इक्वल टू कितना बन जाएगा, EV अपान में ये L आएगा नीचे और M तो यहाँ पे लिखा ही रहेगा। तो A इक्वल टू EV अपान में ML। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, समीकरण 1। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ तक तो कोई कुछ भी कठिन नहीं है, ये बहुत ही सरल है। लेकिन अब जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं या जिस बात को हम समझाने जा रहे हैं, इसे आप सीरियसली समझेंगे, क्योंकि यही पर कठिन है ये डेरिवेशन। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये गति करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसी भी चालक तार में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ में उस चालक तार में धनायन भी होते हैं। इस प्रकार से धनायन भी होते हैं, और ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो वही परमाणु धनायन कहलाता है। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इन धनायनों से टकराएंगे, और जब इनसे टकराएंगे तो दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है उस समय का यहाँ पे नाम रखा जाता है श्रांति काल। उसे हम लोग श्रांति काल के नाम से जानते हैं, लगने वाले समय को, और श्रांति काल को टाउ से लिखते हैं। तो जब चालक तार के सिरों पर यहाँ पे विभवांतर स्थापित करेंगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और धनायनों से टकराएंगे। तो टक्कर से समय लगेगा, वो समय क्या कहलाता है, श्रांति काल टाउ कहलाता है। और इस वजह से क्या होता है कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाती है, और तभी यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण की बात यहाँ पे की गई है। हम लोग जानते हैं कि जो त्वरण का सूत्र होता है वो वेग परिवर्तन और अपान में क्या रहता, समयांतराल रहता है। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा। त्वरण को हम इस्माले कहते हैं और वेग परिवर्तन हम निकाल लेते हैं कि आखिर कितना वेग परिवर्तन होगा, और यहाँ पे जो समयांतराल होता है वो क्या कहलाता, श्रांति काल कहलाता है। इसको हम टाउ से लिख लेते हैं। तो जब वेग परिवर्तन निकालोगे तो टाउ का पक्षांतर करोगे, टाउ कर लेगा गुणा, और वेग परिवर्तन कितना आ जाएगा ए टाउ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि श्रांति काल के कारण ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं तो टकराने से इनके वेग में वृद्धि होती है, और वेग में वृद्धि कितनी होती है, वेग में वृद्धि अभी तुरंत निकाला कितनी, ए टाउ। इतनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होती है। कब, जब हम चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं। जब चालक तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तब। लेकिन जब चालक तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तब क्या रहता है। मान लीजिए कि ये चालक तार है और अभी हमने इसका संबंध किसी सेल से नहीं किया है। अभी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, अभी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जिस वेग से गति करते हैं वो वेग कहलाता है ऊष्मीय वेग कहलाता है। ये ऊष्मीय वेग कहलाता है, इसको हम यू से लिखते हैं। तो जब चालक तार के सिरों पर यहाँ पे विभवांतर नहीं था यानी वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो चालक तारों में ऊष्मीय वेग था, ऊष्मीय वेग यू था। लेकिन जैसे ही चालक तार के सिरों पर विभवांतर हमने स्थापित किया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न हो जाने से उनके वेग में वृद्धि हो गई ए टाउ। यहाँ पे समझिए, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो उनमें था ऊष्मीय वेग u, लेकिन जैसे वैद्युत क्षेत्र आता है, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र आ जाता है तो उसके वेग में वृद्धि ए टाउ हो जाती है। पहले वेग u था, बाद में बढ़ गया कितना, ए टाउ बढ़ गया। तो अब वेग हो कितना गया, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग कितना हो गया। जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तब u था, वैद्युत क्षेत्र आ गया, ए टाउ बढ़ गया, यानी अब जो वेग हो गया वो u प्लस में ए टाउ हो गया। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन का हम वेग देखें
अगर पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 हो और श्रांति काल τ1 हो तो पहले इलेक्ट्रॉन का जो कुल वेग होगा वो u1 प्लस में a τ1 होगा, दूसरे का u2 प्लस में a τ2 हो जाएगा, तीसरे का u3 प्लस में a τ3 हो जाएगा। डॉट डॉट में हमने तो ये माना है कि इस चालक तार के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, तो जो nवां इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग कितना होगा, un प्लस में a τn हो जाएगा। अब इन सभी इलेक्ट्रॉनों का ये जो वेग हमने यहाँ पे निकाला है, इनका सबका हम निकाल लेते हैं औसत, और जब हम इनका औसत निकालेंगे तो इस औसत वेग को ही हम लोग कहेंगे अनुगमन वेग, क्योंकि डिफिनीशन में यही बात आपको बताई गई है कि जिस औसत वेग से अनुगमन करते हैं वो कहलाता है अनुगमन वेग और वीडी, यानी इन सब का औसत निकाल लें और वो कहलाएगा अनुगमन वेग के नाम से उसे जाना जाएगा। तो हम लोग उसका अनुगमन वेग ज्ञात कर लेते हैं। अनुगमन वेग को पहले ही बताया जा चुका है कि वीडी से लिखा जाता है, इसलिए वीडी इक्वल टू पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है u1 प्लस में a τ1, दूसरे का वेग कितना है u2 प्लस में a τ2 है, और प्लस में डॉट डॉट चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है n, इसलिए प्लस में आ जाएगा un प्लस में a τn। और औसत निकालने के लिए चूंकि n इलेक्ट्रॉन है तो सबके वेगों को जोड़कर हम n से भाग कर देंगे, यही औसत निकालने का तरीका होता है। तो Vd इक्वल टू ये u1 u2 और ये सब अलग कर लेते हैं, तो u1 प्लस में u2 प्लस में डॉट डॉट un अलग कर लेते हैं अपान में n, और जो शेष पद हैं वो a τ1 प्लस में a τ2 प्लस में डॉट डॉट a τn और इसका भी अपान में n हो जाएगा। ये क्या है, ये है ऊष्मीय वेग का औसत, इसे हम कहते हैं ऊष्मीय वेग का औसत। और ऊष्मीय वेग का जो औसत होता है, ऊष्मीय वेग का औसत आप लोग याद रखिए वो 0 होता है। तो जो ऊष्मीय वेग का औसत 0 होता है तो u1 प्लस में u2 प्लस में डॉट डॉट un अपान में n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊष्मीय वेग का औसत है। ये हो गया 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इस 0 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू आ कितना जाएगा 0 प्लस में a τ1 प्लस में a τ2 प्लस में डॉट डॉट a τn और अपान में कितना आ जाएगा n। तो Vd इक्वल टू यहाँ से a कॉमन कर लेते हैं τ1 प्लस में τ2 प्लस में डॉट डॉट τn और अपान में n। तो ये तो हो गया श्रांति काल का औसत, और श्रांति काल का जो औसत है उसे हम लोग कहते हैं टाउ, तो इसलिए बन गया a टाउ। अब a की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ये आप देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है EV अपान में ml। तो इस a की वैल्यू को यानी समीकरण 3 हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, तो Vd इक्वल टू EV अपान में ml और ये टाउ यहाँ पे लिखा रहेगा टाउ। ये हमने निकाल लिया अनुगमन वेग। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I इक्वल टू NEA Vd होता है। तो ये जो Vd की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ Vd की जगह रख लो। तो I इक्वल टू कितना बन जाएगा NEA, Vd की वैल्यू EV टाउ अपान में ml। यहाँ इनका हम आपस में E और E ये 2 बार है इसलिए इसका गुणा करते हैं। तो I इक्वल टू NE स्क्वायर A V ये विभवांतर है टाउ और अपान में ml। हमें तो चाहिए ओम का नियम। ओम का नियम तब मिलेगा जब विभवांतर और धारा का अनुपात किया जाए। तो इस I को V के नीचे पहुंचाते हैं, इसको पक्षांतर करो ml ऊपर आ जाएगा, NE स्क्वायर टाउ A आएगा नीचे। तो ये देखिए इतना हमको प्राप्त हो गया। अब ml पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। अगर चालक तार के ताप को हम नियत कर दें, ध्यान दें यहाँ पे क्या कर दें, ताप को नियत कर दें, तो जैसे हम ताप को नियत करेंगे तो ये जो श्रांति काल है टाउ ये अपने आप नियत हो जाएगा। और इसके नियत होते ही ए तो नियत रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत रहेगा,
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहेगा, द्रव्यमान बदलता नहीं, लंबाई हमको बदलती नहीं। तो ये जो पूरी वैल्यू है ml/ne² टाउ a, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, नियत हो जाएगी। और जैसे ये नियत होगी तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो ml/ne² टाउ a है ये एक नियतांक है, और इस नियतांक को ही हम चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए V/I इक्वल टू ml/ne² टाउ a, ये R के इक्वल है। तो जब ये R के इक्वल है तो इस जगह हम R की वैल्यू रख लेंगे, तो यानी V/I इक्वल टू R फिर आ जाएगा। तो V/I इक्वल टू R हमें प्राप्त हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि यही क्या है, ओम का नियम है। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कर लिया गया है। डेरिवेशन आसान है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन आपको भागना नहीं है, क्योंकि जो अच्छे नंबर होते हैं, जब अच्छे नंबर हमें प्राप्त करने होते हैं तो फिर हमें कुछ कठिन डेरिवेशन भी पढ़ने होते हैं। इसलिए ये डेरिवेशन आप बार बार आप इसको समझिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए नोट्स हैं, परीक्षा के पहले आपको ये नोट्स काम आएंगे। थ्योरी के साथ में ये नोट्स दिए गए हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि हम एग्ज़ाम में आखिर आंसर देंगे कैसे। तो ये सारी बातें आपको एग्ज़ाम में लिखनी होंगी, तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। आप थ्योरी को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मिनिमम थ्योरी है। इससे आप कम थ्योरी लिखेंगे तो आप ज़रूर अपने नंबर को कटवाएंगे, इससे कम आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये मिनिमम थ्योरी है, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। तो आप इस वीडियो को बार बार देख करके अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर रेगुलर आपको कराए जाएंगे। जनवरी से उनकी शुरुआत हम कर देंगे। उम्मीद है आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।